हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में पहला पॉइंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। दूसरा पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहला पॉइंट है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था? गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन उसके सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपनी सहयोग वापस ले तो साल भर में ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवी लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान में भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशक्त थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में संकोच कर रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिस्सा कर सकते हैं। सितंबर में से लेकर दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम में स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन प्रत्येक को अपनी आकांक्षाएं थी कि सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के द्वारा उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का प्रभाव और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात कम हो गया और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने की स्वदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, इसका नतीजा यह हुआ कि मांग बढ़ जाने के कारण भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा।
कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील की दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। इस प्रकार असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। दूसरा पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और इसे नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में रावी नदी के किनारे मनाया जाएगा और इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोग ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न वर्गों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के द्वारा समाज के सीधे सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उन्हें उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी, जो नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी हस्तक्षेप को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेट चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उसकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपनी 78 वॉलंटियरों के साथ स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी के आश्रम में 240 किलोमीटर दूर दांडी गांव गुजराती तट कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली में 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया गया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करने या अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी गांव पहुंचा और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था।
दांडी यात्रा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू तो होता है, यह आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि ब्रिटिश कानूनों का भी उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। छात्रों, आज की कक्षा में आप लोग को असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी दिए। अगले वीडियो में फिर एक नया चैप्टर लेके आएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।